हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको हम लोग जानेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न लगाएंगे। और आपको हम एक पर्यावरण की सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हम हर एक टॉपिक को कवर करते हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम इसको पढ़ाएंगे, फिर इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज के जो टॉपिक है। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान इसमें क्या रखना है कि जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का जो सही सूचकांक है, तो ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारे आसपास प्रकृति है तो ये बताती है कि जलवायु सही है कि नहीं है। यदि प्राकृतिक वनस्पति सही है तो इसका मतलब जलवायु का सूचकांक सही है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो कथन एक इसको बना लो और कथन दो इसको बना लो। और सत्य सत्य और सही व्याख्या करता है नहीं करता है, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों कथन सही है और एक ए और दोनों की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से इन दुलाई से एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जल प्रिय पौधे, वाटर लविंग प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, वे हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली दलदली भूमि में, तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता में कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। जैसे मान लो जैसे जलकुंभी है, जलकुंभी जल में पाई जाती है। यदि वो नष्ट होने लगे तो इसका मतलब क्या है, जल खत्म हो रहा है, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, इको मार्क क्या होता है। प्रमाण पत्र भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1991 से। और कौन सा, इको मार्क, और जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं उनको ही जारी किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं। और हमारा उद्देश्य, देखो आप बच्चे नहीं है कि आपको समझाया जाए, आपके दिमाग में चीजें डाली जाएं कि कभी आप एग्जाम में बैठो तो आप उस चीज को कर पाए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास पर्यावरण एवं प्रकृति जैव विविधता संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। तो देखो क्या क्या हानिकारक है। अति नगरीकरण, जैसे मान लो शहर बढ़ते जा रहे हैं, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक, संतुलित विकास पर्यावरण एवं ये जो चीजें हैं, ठीक है, संतुलित पर्यावरण एवं प्रकृति जैव विविधता संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक। क्यों, कौन से तीन, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और प्रकृति के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अति नगरीकरण औद्योगिकरण क्या है, हानिकारक है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि WM एडम द्वारा लिखित पुस्तक है हरित विकास डेवलपमेंट, यानी हरित मतलब ग्रीन डेवलपमेंट। ये लिखी किसने है, तो ये लिखी है WM एडम ने। ठीक है, ये किताब का नाम आपसे पूछा सकता है, मिलान करने के लिए आ सकता है। इनकी जो ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक है, एनवायरमेंट एंड द सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट वर्ड, इस पुस्तक का पहला संस्करण वर्ष 1990 में आया। ठीक है, ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पर्यावरण से जो भी संबंधित भैया आ रहा है उसको आप पढ़ते चलिए। ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िए। अब देखते हैं, एल्सवर्थ हैटिंगटन ने एक पुस्तक लिखी है सिविलाइजेशन एंड द क्लाइमेट। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ, 1915 में हुआ, यानी 15 साल मतलब 25 साल बाद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुस्तक, इनके सन और इनके नाम। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें भी सब क्लियर हो जाएगा। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान संबंधित एक पुस्तक है। कौन सी, साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। क्या है, रेचल कार्सन। इनके नाम ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित पुस्तक ध्यान रखिएगा, मिलान करने के लिए पर्यावरण के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, और इनकी पुस्तक कब हुई, 1962 में प्रकाशित हुई। ठीक, हम लोग निम्नवार पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, अगला आप लोग देखते चलिए बस। ठीक है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक और मसानोबू फुकुओका, ठीक है, कृषि के एक अन्वेषक है। ठीक है, इनका नाम ये ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब है, अफ्रीका वाला टाइप का। ये क्या है, मसानोबू फुकुओका, चाइनीज टाइप का नाम। ठीक है, एक जापानी किसान दार्शनिक है। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया। अरे ये तो बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है भैया। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में, फिर ग्रीन आर्मी, कितने युवाओं को, 15,000 लोगों को। ठीक, 17 से 24 वर्ष के। ठीक है, और ये जापान के हैं, इनका नाम है मसानू फुका। ठीक है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस कार्यक्रम में 60 से मिलियन डॉलर आवंटित किए थे और 500 परियोजनाओं की सहायता प्रदान की जाएगी। वर्तमान में ये कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पलाची माड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। तो हमको ध्यान क्या रखना है, एक गांव का नाम है, इसका नाम पलाची माड़ा, और ये कहाँ है, दक्षिण राज्य केरल में पलक्कड़ जिले में। ठीक, पलक्कड़ जहाँ पाला जाता है कुछ को। ठीक है, कोका कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की। इसमें बड़े पैमाने क्षेत्र में जल का दोहन करने के कारण पर्यावरण से भारी क्षति हुई। तो आप विवाद ये ध्यान रखिएगा, कोला कोला कंपनी। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन है, आप और इस तरीके से आप पढ़ते चलिए, बस दिमाग में आ जाए एक बार। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच
21 अप्रैल को 2001 को एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई जाएंगी, ठीक है, उगाई गई, ठीक है। तो एक पंजाब के मार्कफेड, ठीक है, मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, मार्कफेड का मतलब हो गया मार्केटिंग फेडरेशन, और इजराइल के सियाग के बीच में समझौता हुआ कि पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई जाएंगी। ये ध्यान रखना किसके किसके बीच में हुआ और कब समझौता हुआ, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी, ग्लोबल स्कैन ग्रीन डेक्स इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत, ठीक, ग्रीन डेक्स 2000 ने भारत को शीर्ष स्थान दिया। भारत क्या स्थान दिया? शीर्ष स्थान दिया। किसमें? विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये कथन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो होता है पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है, जिसमें भारत क्या हो गया? शीर्ष स्थान पे हो गया। स्कोर कितना था? 2009। और ये किसने दिया? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान देगा, आगे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीन इंडेक्स 2014 के स्कोर के अनुसार भारत इस संदर्भ में भी नंबर 1 पे था। भारत 2009 में नंबर 1 था, 2014 में भी, ठीक, नंबर 1 था। भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन कार्बनिक खाद्य नाइट्रोजन यौगिक पौधे कीट प्रतिरोधक किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ, यानी भारत में बहुत सी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं और फिर हम लोग लगाते हैं प्रश्न, ठीक है। पहले शब्दकोश फिर प्रश्न कोश। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। तो देखो क्या ध्यान रखेंगे, प्रथम विश्व, पहला तो ये कथन बना लेते हैं 1 और दूसरा कथन बना लेते हैं 2। अब दोनों कथन सत्य सत्य आप ध्यान रखिएगा, और 72 कर देगा तो कथन सत्य हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ। हम लोग कभी पहले पढ़ चुके थे, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ, ठीक। क्यों क्यों इसी के बाद में तो हम लोग 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लिया है, इसी से प्रेरित होकर पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1919 में विश्व पर्यावरण दिवस को केंद्रीय विषय थीम था वायु प्रदूषण, और 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस को मेजबान देश कौन सा था? चीन था, और चीन सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीनी में इसलिए कर दिया गया 2019 के। 2020 में थीम थी जैव विविधता, मेजबान देश था कोलंबिया, ठीक है। और 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मेजबान देश कौन था? पाकिस्तान था। कौन सा था? पाकिस्तान, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 2022 में थीम थी ओनली वन अर्थ, ठीक, ओनली वन अर्थ। तो आप ये इसके सीक्वेंस चारों लगा लीजिएगा, ठीक, इनके देशों के और इनके थीम के, ठीक है। पहला वायु प्रदूषण, ठीक, दूसरा जैव विविधता, ठीक है, और तीसरा आपकी क्या हो जाएगी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ 2022 में। और 23 का जब होगा तो करंट अफेयर में आएगा, तो आपको पढ़ाया जाएगा। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न लगा लेते हैं और वो प्रश्न देखते हैं। आप देखो ये सवाल कर पाओगे नहीं कर पाओगे मैं आपको बताता हूँ। और ये क्वेश्चन 2009 पीसीएस प्री में पूछा गया है, बताइए, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। प्राकृतिक बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये क्वेश्चन कथन सही है एकदम। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है भैया, ये भी सही है, दोनों पढ़े। तो इसका सही उत्तर होगा ए आर, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या और स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। अभी ये तो हम लोग पढ़े थे यार ऊपर, ठीक है, बस पढ़ते चलो भाई, टाइम ना देखो। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जल प्रिय पौधे जो वाटर लिविंग प्लांट होते हैं, जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एक दोनों सही कारण और कथन सही है, स्पष्टीकरण है, ठीक है। अब इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है किनको? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ये भी आप पढ़े। देखो इको मार्क प्रमाण पत्र उन सभी भारतीयों को दिया जाता है जो पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो। तो देखो इको मार्क से संबंधित अब सब प्रश्न इको मार्क से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब इको मार्क से संबंधित है, ये भी देखो पर्यावरण अनुकूलन, तो इको मार्क, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताइए आप, वर्ष 1962 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली लेखक हैं। तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक भैया कौन है बताओ? तो इसमें कौन है? तो इसका सही उत्तर रेचल कार्सन, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे 4 पुस्तकों के नाम। तो साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान संबंधित एक पुस्तक है, जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी संरक्षणविद के रेचल कार्सन है, और यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक है, तो किसके लिए कर रहे हैं? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण प्रतिकी के लिए, जैविकता के लिए, सभी के लिए। तो सभी का स्तर क्या होगा? डी सही से। अत नगरीकरण औद्योगिकरण जो है पर्यावरण प्रतिकी तथा जैविकता, इन तीनों के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब हम लोग बताइए ग्रीन हरित डेवलपमेंट के लेखक कौन है? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है बताओ? कौन है? अभी हमने आपको पढ़ाया था, डब्ल्यू.एस. एडम्स, ठीक है, ये है। और इनकी पुस्तक कब आई थी? 1990 में, याद है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। आगे देखिए, प्राकृतिक कृषि अन्वेषक कौन है?
देखिए मनसाबू फुओका इन्होंने क्या किया था, 15,000 लोगों को भर्ती किया था, ग्रीन आर्मी बनाई थी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद है, ये जापानी है। ठीक है, आगे देखो, प्राकृतिक अन्वेषक जो है मसानोबु फुकुओका एक जापानी किसान और दार्शनिक हैं। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण के ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किसने किया, तो किसने किया भैया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, लेकिन ये जापानी थे, ऑस्ट्रेलिया में किया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपका, बीसवीं के 80 दशक के मध्य विकास नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की गई, निम्न में कौन सा उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था, तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति एवं विकास और जनमय का विस्थापन पूर्वाधिक, तो सी होगा। ठीक है, इसका तो सही होगा क्योंकि सी तीनों से अलग है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन बस लगाते चलो भाई, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी कहेंगे वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, तो हम लोग बस पढ़ते चलो। ठीक है, चलिए पढ़िए। 20वीं सदी के 80 दशक के मध्य विकास नकारात्मक पक्षों के विस्तार की गई, चर्चा की गई, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जनमान्य का विस्थापन पुनर्वास, इसके आदि मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीतिक विकास का चर्चा का विषय नहीं था। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि प्लाची मैदान पर्यावरण की अपार क्षतिकरण चर्चा में क्या था, तब केरल, हमने आपको बताया था ना, केरल में क्या हुआ था, पानी दोहन हुआ था कोका कोला कंपनी की वजह से। ठीक है, तो इस चीज को हमने बताया था कि ठीक, पालची मैदान दक्षिण केरल राज्य में अवस्थित एक छोटा सा गाँव है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, ग्रीन वाश इंगित करता है, तो ग्रीन वाश इंगित करता है क्या, ग्रीन वाश इंगित करता है जो उनकी प्रोन्नति, नदी का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, तो पर्यावरण का संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, तो ग्रीन वाश उस स्थिति को दर्शाता है जहां पर एक संगठन अपने पर्यावरण प्रथाओं या किसी उत्पाद सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। ठीक है, आगे हम लोग ये प्रश्न लगाते हैं, देखें आप लोग कर पाते हो या नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका ISV 2022 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा है ग्रीन वाशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, तो मिथ्या के रूप में जहां झूठ वाला आ गया सिस्टम, समझ लो यही उत्तर सही है। मिथ्या के रूप में प्रभाव करना, कंपनी उत्पाद परिस्थिति के अनुकूल और उपयुक्त है। जैसे जब आप मंजन लेने जाते हो तो मंजन के पीछे ग्रीन बिंदी लगी होती है, तो ये दिखाती है कि भैया ये जो है ये पर्यावरणीय है, ये आपको मतलब ये हानिकारक नहीं है, केमिकल युक्त नहीं, पता लगा उसमें केमिकल मिलाया गया हो, तो इसी को ग्रीन वाश कहा जाता है। इसी को ग्रीन, वैसे मान लो हम हैं, आपको कोई मंजन बेच रहे हैं, तो हम आपके अब और हम उसमें लिख रहे हैं कि ये जो है ये पर्यावरण को दशाओं को ध्यान में देख के पर्यावरण का क्षरण नहीं किया गया और ये बनाई गई है, लेकिन हमने उसमें पर्यावरण का खूब क्षरण किया है, तो ये ग्रीन वाश शब्द है। ठीक है, आप समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो ग्रीन वाश एक भ्रामक अवधारणा है, किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर होने के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे लोग नहीं कहते केमिकल युक्त से मुक्त है ये मंजन, और वो मंजन खूब केमिकल से भरा हुआ है और आपको बेच रहा है। ठीक है, तो ये भ्रामक हो गया। तो ग्रीन वाश एक तरह से उपभोक्ताओं से द्वारा किया गया भ्रामक वादा होता है जो स्थापित करने का प्रयास करता है, और अमुक उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि वो अनुकूल नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल में हरित गृह कृषि की वो की थी, तो हम देखो पंजाब ने भी उससे क्या था, इजराइल से समझौता। ठीक है, तो इसमें से उत्तर क्या होगा, पंजाब। तो प्रश्नकाल के दौरान पंजाब मार्कफेड यानी मार्केटिंग फेडरेशन और इजराइल के सयाग के बीच में 21 अप्रैल 2001 को एक समझौता हुआ था, जिसमें पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि की सब्जियां उगाई जाएंगी। हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, हाँ ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी, ग्लोब स्कैन के इंडेक्स 2009 के तहत भारत को 6 स्थान दिया गया, वह स्कोर क्या था। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि यह विभिन्न देशों कार्बन फुटप्रिंट घटाने प्रौद्योगिकी को अपनाने में किए गए प्रयासों का मापक है, या विभिन्न देशों पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ताओं का व्यवहार। तो देखो यही हमने पढ़ा था कि धारणीय उपभोक्ताओं का व्यवहार का मापक, तो यही उत्तर क्या हो गया आपका, सही हो गया। इससे बढ़कर आगे आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, जो समझौता हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, इसकी डिटेल जानकारी ले लेते हैं। इसकी डिटेल जानकारी क्या है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 को स्कोर कर भारत को शीर्ष स्थान दिया, जिसमें विभिन्न देशों के पर्यावरणीय धारणीय उपभोक्ताओं के व्यवहार के अनुसार अंक दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, धारणीय उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग प्रश्न लगा लेते हैं। निम्नलिखित पर्यावरण दिवस को तारीख को मनाया जाता है, सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 1972 से मनाया जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन की प्रथम बैठक कब हुई थी, 5 जून को ही हुई थी। ठीक है, हमने वो बताया था, चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पर्यावरण दिवस दिवस 1974 में मनाया गया। क्यों मनाया गया, इसका उल्लेख था स्टॉकहोम राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। तो पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसी सम्मेलन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और 74 से मनाया जाने लगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, टाइम हमारा बहुत जा रहा है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। और ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय क्या था, जैव विविधता। और वही देखो हमने आपको बताया था, जैव विविधता 2020 की थी। ठीक है, 21 का क्या, देखो 21 का क्या था, तो 21 का था इकोसिस्टम रीजनरेशन। ठीक, और ये किसने किया था, ये पाकिस्तान ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पाकिस्तान ने की थी। तो 2022 में क्या था, ओनली वर्ल्ड ओनली वन अर्थ। ठीक है, और इसका देश कौन था, स्वीडन था। तो इसका देश कौन था, स्वीडन था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते चलिए।
याद नहीं रख पाएंगे, इतना आपको दिमाग में याद नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, समृद्धि की सीमा की अवधारणा प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो समृद्धि की सीमा जो है, तो इसका क्लब ऑफ रोमन, अब देखो नया वर्ड आ गया, क्लब ऑफ रोमन ने ये क्या है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों द्वारा एक समूह वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी, प्रशासक आदि शामिल थे। रोम के एकेडेमिया डी लिंसी, ये हमने को आपको पहले एक वीडियो में पढ़ाया भी है। एकेडेमिया एकेडेमिया डी लिंसी, ठीक है, में बैठक हुई रोम में, कहा, और इस बैठक का नाम रखा गया क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम। तो ध्यान कब रखना है, 1968 में हुई, 10 देशों के लोग शामिल हुए, ठीक है, और कितने, 30 लोग, जैसे ये 10 देश हैं, ठीक है, इसके 30 लोग शामिल हुए। कब शामिल हुए? 1968 में। कहा? रोम में। कहा? रोम में। और वो जगह का नाम क्या था? एकेडेमिया डी लेंसी, और इसी को क्या कहा गया? क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ, और इसके द्वारा ही क्या दिया गया? द लिमिट टू ग्रोथ, द लिमिट टू ग्रोथ, द लिमिट टू ग्रोथ, यानी समृद्धि की सीमा, इसका प्रतिपादन किया गया। ठीक, कर लोगे? अब तुम लोग कर लोगे, हमें पता है। ठीक है, अब हम लोग 19वां सवाल लगाते हैं। ठीक है, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक सहसंबंध, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? और 2018 में पूछा गया आईएएस में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि GACSA 2015 पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। ठीक है, और GAC सदस्य में कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, और GACA के निर्माण में भारत साधक भूमिका थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है केवल ये, केवल दो। ठीक, अब इसके हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, नहीं पढ़ा है तभी तो पढ़ने बैठे हैं। ठीक है, GACSA 2023 सितंबर, देखो 2014 का पूछ रहे हैं 2018 में, तो सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। ठीक है, अंतः कथन असत्य, पहला सत्य। ठीक है, GACSA एक स्वैच्छिक मंच है जो सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय संगठनों, संस्थानों, सिविल सोसाइटी आदि के लिए खुला है। तो GACS की सदस्यता में कोई बंधनकारी दायित्व नहीं है, उत्पन्न नहीं होता है। कथन 2 असत्य, भारत में इसकी स्थापना का योगदान नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, डिटेल में पढ़ लीजिए। अब हम लोग एक प्रश्न लगाते हैं, देखो आईएएस में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा, भी 18 क्वेश्चन। भारतीय कृषि परिस्थितियों में संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण के कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो एक, धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत का अपनाना, बागवानी कृषि का परिहार, और मृदा धरातल को ढकने अवशिष्ट का प्रयोग, स्थानीय कालिक फसल अनुक्रमण, परिवर्तनों का अपनाना। तो इसका उत्तर सही है सी, यानी 2, 4, 5, 2, 4, 5, यानी इसमें एक कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं कि हम भले इस चीज को ना कर पा रहे हों, लेकिन आने वाले समय में इसको कर लें। तो संरक्षण कृषि वह पद्धति है, संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसके अंतर्गत कृषिगत लागत को कम करते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादन तकता लाई जा सकती है। तो पहले बात, कॉन्सेप्ट तो आपको यही ध्यान रखना है कि संरक्षण कृषि है क्या। तो यह एक पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत जो है वो कम रहे, ठीक है, अत्यधिक लाभ हो जाए, टिकाऊ उत्पाद पैदा हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। साथ ही ये प्राकृतिक संसाधनों में जैसे मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि हो। ठीक है, कृषि क्रियाओं में उदारता, शून्यकरण, अति न्यूनीकरण के साथ कृषि रसायनों एवं कार्बनिक स्रोतों का संतुलित समुचित प्रयोग है। नहीं, आप मतलब यदि आप करो बिना रसायनों का प्रयोग तो कम से कम करो। ठीक है, कृषि की विभिन्न जैविक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, जैसे मान लो खेती है, उस पर गलत प्रभाव ना पड़े। न्यूनतम जुताई, फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। ठीक है, मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा ढका रहना अति आवश्यक है। ठीक है, संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। ठीक है, सामान्यतः किसान एक ही प्रकार का फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं, जिसे धान गेहूं प्रणाली वर्षों तक किसान खेती में लगा रहे, जो मिट्टी उर्वरता बनाए रखता है तथा संबंधित कीटों रोग व्यापी कम करता है। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया है, और इसको आप अपने स्तर से भी पुश करके पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे देखो प्रश्न पूछे जाते हैं आईएएस में, और ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी से 2017 में। ठीक है, अधोलिखित पे विचार कीजिए। भारत एक नगरीय जनआधिक्य वाले देशों का उदाहरण है। ठीक है, और भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर इसका जो है ए गलत है। ठीक है, और डी सही है, आर सही है। तो भारत एक नगरीय जनआधिक्य वाले देश का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिटेल पढ़ते हैं, और फिर सब चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। ठीक है, और यह आबादी 83.83 करोड़ लोग गांवों के मध्य तथा 37 करोड़ जो लोग हैं शहरों में रहते हैं। तो इसका मतलब देश जो है नगरीकरण वाला नहीं है। ठीक है, हालांकि जनसंख्या के रूप भारतीय शहरों में रहने वाले लोग कई विकसित देशों की तुलना में अधिक हैं, फिर भी प्रतिशतता के आधार पर भारत में
अभी भी विकसित देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर बहुत पीछे हैं, ठीक है? जैसे देशों से बहुत पीछे हैं, जहाँ नगरीय जनसंख्या के 100% है। अंततः प्रतिशतता के आधार पर देखें तो देशों के मुकाबले भारत नगरीय जन अधिक देशों के उदाहरण में शामिल नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग चाहे जितने बड़े-बड़े शहर हमारे यहाँ क्यों ना हो, लेकिन प्रतिशतता के आधार पे देखा जाए तो हमारे जो देश में लोग हैं वो ग्रामीण जनसंख्या में ज़्यादा रहते हैं, शहरों में कम रहते हैं, ठीक? बस यही इसका मतलब था, ठीक है? आगे देखिए, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति काफ़ी तेज़ है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापन का अभाव है। हालाँकि नगरीकरण के इस तेज़ प्रवृत्ति की तुलना में शहरी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, परिवहन की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही है। शहरों में समस्याओं का जनाधार बढ़ता जा रहा है। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर कहा जाता है कथन ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है? आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा कुछ अंतिम प्रश्न है। ठीक? निम्नलिखित में छोड़कर बाकी देशों की प्राकृतिक पूंजी सम्मिलित किए गए हैं। सड़कें, ठीक है? वन वन, जल, खनिज प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जीवन की गुणवत्ता का स्तरीकरण। ठीक है? आगे इसके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? स्मार्ट शहर का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना और तकनीक का उपयोग कर विशेषकर ऐसी तकनीक जिसके स्मार्ट परिणाम मिले। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, क्षेत्र अधिकार विकास में मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित मौजूदा क्षेत्र का रूपांतरण, पुनः संयोजन, विकास करना। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने, शहरों के इर्द गिर्द नए क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहर अवसंरचना, सेवाओं सुधार करने और तकनीक सूचना आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार सृजित होगा, विशेषकर गरीबों और पेशे लोगों की आय बढ़ोतरी होगी, शहर समावेशी होंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको बार बार देखिए और पढ़िए, और अगले हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे फिर इस तरीके से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।